हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग जो एक नया आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जीएस पेपर 3 और साथ साथ आप जो प्रीलिम्स फैक्ट है उसमें आपको प्रीलिम्स फैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से क्योंकि एक रिपोर्ट है सिप्री का। तो सिप्री का रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो जो डिफेंस वेपन्स होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे आयात या निर्यात होते हैं, किन देशों में ज़्यादा आयात हुआ है या किन देशों में निर्यात हुआ है, या किन देशों में टॉप 10 में कौन देश हैं जो है वेपन्स को खरीदने में या वेपन्स को बेचने में। इससे रिलेटेड एक डेटा जो है प्रोवाइड कराई जाती है सिप्री के द्वारा। तो यह सिप्री से संबंधित जो डेटा है आप समझ चुके होंगे, या किससे संबंधित है? तो यह मुख्य रूप से संबंधित है वेपन्स के जो हथियार होते हैं जो रक्षा प्रणाली में खरीदे जाते हैं, उनके खरीदे और बिक्री से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब देखिए अमेरिका भी हथियार बेचता है, रसिया भी बेचता है, और आपका फ्रांस भी बेचता है। तो मेन बात है कि जो अमेरिका से अगर आप ले रहे हो तो उसमें एक थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है कि उसके हथियार को बिना उसकी अनुमति के आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे MQ-9B जो भारत ने लिया है, ड्रोन लिया था, तो उसको मैंने कोई भी वेपन्स हो जो आप अमेरिका से कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको बिना उसके अनुमति से आप नहीं कर सकते। तो इस सिप्री के रिपोर्ट में बताया क्या गया है, जैसे पहले टॉप 1 में जो है भारत था पूरे आयात करने में वेपन्स का। ठीक है। रक्षा प्रणाली में जो है आयात करने के लिए सबसे ज़्यादा टॉप 1 में कौन था? वो भारत था। ठीक। अभी जो नया सिप्री का जो रिपोर्ट आया है उसमें टॉप 1 में कौन है? तो वो है यूक्रेन। ठीक है। और टॉप सेकेंड में कौन है? भारत है। अब इसमें ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आप कॉमन सेंस से भी ऐसे कर सकते हैं। अभी पीछे आप देखे भी थे कि यूक्रेन लगातार रसिया से जो है युद्ध किया जा रहा है। अब युद्ध किया जा रहा है तो एक तो है छोटा सा देश, उसके पास रिसोर्सेज जो है वो वेपन्स के है ही कितने। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियंस एंड अमेरिका जो है वो उसको डिफेंस जो वेपन्स हैं वो उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। वो चाहे उसके पीछे जो जो कुछ भी हो वो अलग चीज़ है, वो हम लोग डिस्कशन किए भी हैं पहले, नाटो से संबंधित ये सारी चीज़ें डिस्कशन किए थे हम लोग पिछले क्लास में। ठीक है। तो जो वेपन्स उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो सीधी सी बात है वह छोटा सा देश उतने बड़े देश से लड़ाई लड़ रहा है, तो वेपन्स की उसकी आवश्यकता है, तो कंज्यूम भी ज़्यादा कर रहा होगा। तो यही कारण है कि जो सिप्री का भी जो हालिया रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड पर सबसे ज़्यादा अगर कोई हथियार खरीदने वाला देश है तो वो है नंबर 1 पे इस समय कौन है? यूक्रेन है। ठीक है। अभी पिछले वर्ष कौन था? भारत था। ठीक। तो ये याद रखिएगा डेटा सिप्री के अनुसार सबसे ज़्यादा डिफेंस वेपन्स जो है खरीदने वाला जो है टॉप फर्स्ट में कौन है? यूक्रेन है। सेकंड में कौन है? तो वो है इंडिया अपना। पहले टॉप फर्स्ट में था, अब टॉप सेकंड में आ गया। ठीक है। दूसरा चीज़, और एक चीज़ इसमें और देखने की बात है कि इसमें टॉप 10 में पहले आयातक में रहता था चाइना भी, लेकिन अभी ये जो सिप्री का रिपोर्ट आया है इसमें टॉप 10 में चाइना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वह अपना डिफेंस जो वेपन्स होता था जो कंज्यूम करता था अनदर कंट्रीज से, चाहे वो रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, या फिर से यूएसए हो गया, कहीं से, उसकी निर्भरता अनदर कंट्रीज पे कम हो गई है। यानी वह डोमेस्टिक लेवल पर उसका प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसके कारण वो टॉप 10 में, जो पहले टॉप 10 में हुआ करता था डिफेंस वेपन्स को जो है कंज्यूम करने में, आयात करने में, उसमें उसकी जो है स्थान नहीं है। ठीक है। तो एक चीज़ आप ये इंटरलिंक कर सकते हैं कि चाइना का जो है डोमेस्टिक जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है या प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यही कारण है कि वह टॉप 10 में आज दिखाई नहीं दे रहा है। अब भारत क्यों है? तो भारत सीधा कंसर्न है। आप बताइए, भारत में R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना परसेंट बजट का, कितना परसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है? 1% भी नहीं। 1% भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं किए जाते हैं जीडीपी का। दूसरी चीज कि अगर 1% भी जीडीपी का अगर खर्च करता है आने वाले समय में, भारत अगर खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1% भी अगर खर्च करता है, तब भी वो कम ही माना जाएगा। क्यों? कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि भारत का जो जीडीपी है, और जो जैसे अमेरिका का जीडीपी हो गया, चाइना का जीडीपी हो गया, वो अगर जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, सपोज दैट आपके पास 50 रुपया है, इसका इनकम जो है तीसरे व्यक्ति का 20 रुपया है। आप 100 रुपया का 20% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा? 20 रुपया आपके पास खर्च करने के लिए हो जाएगा। किसके पास, किसके लिए? डिफेंस के लिए। किसी के पास 50 रुपया है, उसका 20% निकालेगा तो उसके पास 10 ही रुपया होंगे डिफेंस में क्या करने के लिए?
खर्च करने के लिए, और किसी के पास 20 रुपया है, उसका वो 20% निकालेगा तो मात्र कितना होगा, 4 रुपया होगा खर्च करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज ही केवल इसमें रियलाई करता है, कि परसेंटेज अगर इक्वल है तो वर्ल्ड में सभी कंट्री का जो डिफेंस में R&D पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, अनुसंधान पे जो खर्च किया जा रहा है वह इक्वल है। क्यों? क्योंकि वह इस पे भी डिपेंडेबल करता है कि इसकी जीडीपी कितनी है, ठीक है। तो इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी जीडीपी कितनी है, उसका कितना परसेंट वो क्या कर रहा है, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है। ये भी डिपेंडेंसी है इसकी। तो अभी तो भारत की जीडीपी तो जो है वो तो है, वो तो अलग बात है, लेकिन साथ साथ अगर इसको इंटरलिंक करें आप कि इसमें जीडीपी का कितना परसेंट जो है R&D पे मुख्य रूप से खर्च होता है, तो आप देखेंगे कि 1% भी नहीं है, 0.8 भी नहीं है। 1% तो अलग बात है, 0.8% भी नहीं है डिफेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च होता है उसमें नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि भारत जो है सेकेंड आयातक देश है सिपरी के अनुसार, या फिर अलग अलग जो डेटा आता है आप उसमें भी देखेंगे कि वर्ल्ड में हथियार खरीदने के मामले में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन में कौन है, यूक्रेन है, सेकेंड पे कौन है, भारत है, ठीक है। यही कारण है। तो आत्म अलग अलग, हाँ वो अलग चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग आत्मनिर्भर भारत परियोजना या मुख्य रूप से कौशल विकास, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अलग बात है। लेकिन फिर भी जो सच्चाई है तो है। अब चाइना जो है वो टॉप 10 में नहीं है, इसका कारण सबसे बड़ा, अच्छा, अगर कोई कंट्री टॉप 10 में नहीं होता है तो उसका दो ही कारण होता है। एक तो वह वेपन्स को खरीदना बंद कर दे, ठीक है, यानी उस पर खर्च करना बंद कर दे, हम नहीं खरीदेंगे। और दूसरा मेजर जो कारण है, तो ऐसा कोई देश करेगा ही नहीं जो मुख्य रूप से अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है ऐसा खिलवाड़ करे, ऐसा कोई देश नहीं करेगा। और दूसरा जो मेजर कारक है, वह कारण क्या है कि उसका डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वह बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें। इसके कारण वह इंपोर्ट पे आत्मनिर्भरता उसकी, वो इंपोर्ट पर जो निर्भरता जो थी वह कम हो गई, आत्मनिर्भरता बढ़ गई, और इंपोर्ट पे जो निर्भरता थी वह उसकी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंटरलिंक आप कर सकते हैं, चूंकि इंपोर्ट में, डिफेंस में आप अगर देख रहे हैं तो सेकेंड नंबर पे हैं आप अगर वर्ल्ड में, तो ये कहीं ना कहीं इसका इंटरलिंक आप राजकोषीय घाटा से भी कर सकते हैं, आपका ट्रेड डेफिसिट से भी किया जा सकता है कि ट्रेड डेफिसिट भी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी एक दूसरे से सब इंटरलिंक है। तो ये सिपरी का रिपोर्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे जो मेजर कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा वेपन्स को, हथियार को बेचने का काम करती हैं, और कौन कौन ऐसी टॉप जो कंट्रीज़ है जो वेपन्स को खरीदती हैं। तो टॉप जो खरीदने वाले में, यानी आयात करने वाले, मैंने बताया दिया, यूक्रेन और भारत है, फर्स्ट यूक्रेन, सेकंड में भारत है। उसके बाद से अगर थोड़ा सा एक नज़र और इस पर डाला जाए कि जो डिफेंस जो वेपन्स खरीदा जाता है, तो पहले हम लोग केवल रसिया से खरीदते थे, ठीक है, वन अलायंस के रूप में, यानी रसिया से ही केवल ज़्यादातर हथियार जो है खरीदे जाते थे, वेपन्स खरीदे जाते थे इंडिया में। अब जो है रसिया के साथ साथ आप देखे होंगे कि फ्रांस से, हाल ही कुछ दिनों में फ्रांस के साथ साथ यूएसए से भी, ठीक है। जैसे चीनूक जो हेलीकॉप्टर की बात की जा रही थी, कहाँ का है, यूएसए का है। अच्छा, चिनूक से एक चीज़ याद रखिएगा, जो चिनूक है वो गर्म हवा है, और गर्म हवा कहाँ का है, ये यूएसए का है, ठीक है। यूएसए के पश्चिमी भागों में चलने वाली एक गर्म हवा है जिसको चिनूक नाम से जाना जाता है। हेलीकॉप्टर भी है, वो अलग चीज़ है, ठीक। तो अभी जो है मल्टी जो डायमेंशन में देखा जाए, मल्टी डायमेंशन जो कंट्री है वहाँ से हम आयात कर रहे हैं। पहले केवल एक ही कंट्री पर रियलाई था, वो कौन था, रसिया। सब मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एटलीस्ट आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में होना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका रोजगार को भी सृजित करेगा, सीधे सीधे आपके आयात जो मुख्य रूप से व्यापार घाटा है उस वह भी कम होगा धीरे धीरे, और आपकी रोजगार भी बढ़ेगी, जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसमें यूज करना चाहिए ज़्यादा। तो हम लोग अब देखेंगे कौन सा सिपरी रिपोर्ट, सिपरी रिपोर्ट में क्या क्या डेटा है। तो कुछ डेटा तो मैंने बता दिया, बाकी इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग देखेंगे फिर से। तो सिपरी रिपोर्ट जो है इसमें आर्म्स इंपोर्ट से संबंधित देखा जाए तो यूक्रेन कितना मंगा रहा है विश्व में, 8.8%, और इंडिया 8.3%। तो अभी मैंने बताया ही कि फर्स्ट पे कौन है, यूक्रेन है, सेकंड पे कौन है, आपका इंडिया है, ठीक है। तो विश्व में जो है आयातक देशों में किसके आर्म्स जो इंपोर्ट है, जो आर्म्स जो हथियार हैं उनके लिए, ठीक है। थर्ड पे कौन है, आपका कतर है। फोर्थ पे आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है। फिर उसके बाद से पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूनाइटेड। आपको चाइना इसमें कहीं दिखाई नहीं देगा, यानी टॉप 10 में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो ये मैंने पहले बताया। तो 2020 से 24 में घट के 8.3% हो गया है, ठीक है, भारत की हिस्सेदारी 2024 20 से 24 में घट के हुआ है। हालांकि थोड़ा सा घटा हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए
2015-19 की तुलना में भारत के हथियार आयात में 9.3% की गिरावट आई है। रूस भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अगर जो हथियार वेपन्स है हम कहाँ से खरीदते हैं, भारत कहाँ से खरीदता है, रसिया से खरीदता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक थ्रेट है क्या, कि पहले इसमें जो है रसिया की, मैंने पहले ही बताया, पहले 72% हिस्सेदारी होती थी। अब जो 20 से 24 में आप देखेंगे तो 36% हो गई है। यानी अभी क्यों 36% हो गई है, ऐसा नहीं कि हमने इंपोर्ट करना कम कर दिया, नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हम केवल रसिया से जो खरीदते थे वेपन्स, वो रसिया के अलावा हम लोग अनदर कंट्री से भी खरीद रहे हैं, जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, या यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वेपन्स को। यही कारण है कि यह जो 72% हुआ करता था 2010 से 14 में, वह अभी घटकर कितना हो गया, 36% हो गया। तो इसका मतलब कभी कतई ये नहीं है कि इंपोर्ट कम हो गया इसके चलते, नहीं। जो एक वन कंट्री रिलायबल जो था वेपन्स में खरीदने के लिए, वो अनदर यानी मल्टी कंपनीज जो हो गया, ठीक है, मल्टी कंट्री जो हो गया, ठीक है, इसके कारण दिखाई दे रहा है। तो ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी भी फर्स्ट पे हमारा जो है आयातक, जो हम आयात करते हैं जिस देश से हथियार, वो कौन है, रूस है, ठीक है। उसके बाद से देखा जाए फ्रांस जो है वह दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ठीक। और जो है तीसरा नंबर पे कौन है, तो वो है यूएसए। तो ये याद रखिएगा, भारत को जो हथियार जो आपूर्ति होती है उसमें फर्स्ट नंबर पे रसिया का स्थान है। हालांकि सबसे पहले जो 72% हुआ करता था, अब वो घट के कितना 36% हो गया है। उसके बाद से सेकंड पे कौन है, फ्रांस बना हुआ है, और थर्ड नंबर पे कौन है, वो यूएसए बना हुआ है। तो भारत के आपूर्तिकर्ता कौन देश है, भारत किस नंबर पे है आयात करने में, सेकेंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर कौन है, यूक्रेन है, ये याद रखिएगा। फिर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में अगर देखा जाए तो 61% की इसमें वृद्धि हुई है। और ये सबसे ज़्यादा ये वाला चीज़ देखने वाला है कि चीन ने पाकिस्तान को कुल हथियार का आयात का 81% हिस्सा आपूर्ति किया है। यानी सबसे ज़्यादा चीन जो है आपूर्ति कर रहा है, सप्लाई कर रहा है हथियार का, वेपन्स का, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है, 81% कर रहा है। अच्छा, एक समय था कि जब यूएसए इसको आपूर्ति करता था, सप्लाई करता था, यूएसए जो है सप्लाई करता था पाकिस्तान को पूरा वेपन्स। और आज देखिए पूरा का पूरा कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। और बेल्ट, अब इससे इसका कनेक्शन आप कर सकते हैं बीआरआई से, बेल्ट रोड इंसेंटिव जो है वहाँ से कर सकते हैं, जो उसका जो पीओके से होते हुए लेके जाके अरब सागर में वो जाके ग्वादर जो पोर्ट बना रहा है उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसा हाल हो जाए इसका, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसको कर रहा है हथियार, तो पाकिस्तान को कर रहा है 81%। 1990 से 1994 में देखा जाए तो पहली बार चीन 10 हथियार आयातकों में से बाहर हो गया है, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि 64% की इसमें गिरावट हुई है। अब क्यों, क्योंकि घरेलू रक्षा उद्योग उसका विकसित हो गया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। अब एशिया और ओशनिया में देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया 2020-24 में वैश्विक स्तर पर टॉप 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल है, जिसमें से टॉप फर्स्ट में कौन है, वो यूक्रेन है, सेकंड में भारत, फिर पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें, ठीक। अमेरिका अगर देखा जाए सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति अभी भी बनाया हुआ है, जिसमें से वो किसको दे रहा है, यूक्रेन, फिर नाटो को, और फिर एशिया प्रशांत देशों को वो क्या कर रहा है, हथियार की आपूर्ति कर रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में फर्स्ट अभी भी कौन बना हुआ है, रूस बना हुआ है, जो आयात मुख्य रूप से आयातक देश है, यानी मुख्य रूप से ये आपूर्तिकर्ता देश है भारत को हथियारों का। सेकेंड नंबर पे कौन है, वो बना हुआ है फ्रांस, जो भारत को दे रहा है, और थर्ड नंबर पे यूएसए है, ठीक है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला, यूरोप में देखा जाए तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में द्वारा जो रक्षा पर व्यय बढ़ा है, तो यूरोपीय हथियारों के आयात में 155% वृद्धि देखने को मिली है। फ्रांस रूस को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है, ठीक है। भारत 28% शीर्ष खरीदार है फ्रांस से, उसके बाद कतर का स्थान है। तो फ्रांस जो है वो दे रहा है किसको, भारत को और कतर को सबसे ज़्यादा। पहले जो रसिया जो है निर्यातक था, अब वो कौन आया है, फ्रांस आया है उसके जवाब में। भारत ने फ्रांस से राफेल जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी खरीदी है, ये आपको पता है, मैंने पहले बताया कि पहले 72% था, लेकिन अभी भी रसिया हमारे लिए नंबर 1 पे बना हुआ है। तो रूस के साथ युद्ध जो हो रहा है इसके कारण ये सारी चीज़ें बनी हुई है। मैं पहले ही आपको सारांश इसका दे दिया क्यों ये बना हुआ है, क्यों यह जो हथियार वेपन्स है यूक्रेन की खरीदारी क्यों बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। फिर रूस में देखा जाए तो जो पश्चिमी देशों का प्रतिबंध है और उत्पादन बाधाओं के कारण रूस का वैश्विक हथियार निर्यात जो है 64% से घटकर 7.8% तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है, जो उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके कारण, जिसमें भारत को 38%, चाइना को 17% और कजाकिस्तान को क्या करता है, वो मुख्य रूप से
इसको आयातक देश के रूप में काम करता है, नहीं देता है। तो रूस जो है हथियारों को आप सप्लाई किसको कर रहा है? भारत को कर रहा है, चाइना को कर रहा है, कजाकिस्तान को कर रहा है, जिसमें से शीर्ष में भारत है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पे कजाकिस्तान है। ठीक है, ये बना हुआ है। फिर मध्य पूर्व में हथियारों के आयातक में 20% की गिरावट देखने को आपको मिलेगी। फिर इसमें कतर विश्व स्तर पर देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। हथियार को तो पहले नंबर पर यूक्रेन, सेकंड पे भारत और थर्ड पे कौन है? कतर, जो आयातक देश बना हुआ है विश्व लेवल, वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक लेवल पे। वैश्विक शस्त्र हस्तांतरण में देखा जाए 2015 से 19 और 2010 से 2014 की तुलना में स्थिर रहा है, लेकिन 2005-9 की तुलना में 18% अधिक हुई है। ठीक। बजट देखा जाए तो सभी देशों के बजट में अगर 2024-25 में रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपया आवंटित, 75% पूंजीगत खरीद घरेलू निर्माताओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो वही सारी चीज़ें थी। फिर आत्मनिर्भर जो पहल है सृजन पोर्टल, ये भी शुरू किया गया है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको सारांश दे दिया। तो जो डेटा था वो इंपॉर्टेंट है। उत्पादन क्या है? भारत का रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मूल्य तक पहुंचा गया था, जो 2014-15 से जो है 174% अधिक है। ठीक है, तो धीरे धीरे डोमेस्टिक लेवल पर भी भारत का जो है उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 2023-24 में भारत रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया में जो है यह इसके गंतव्य थे। ठीक। सकारात्मक स्वदेशी सूचियों में अगर देखा जाए तो रक्षा संबंधी 5 सकारात्मक स्वदेशी जो सूची है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी 2020 में देखा जाए तो इसमें विदेशी खरीद की तुलना में घरेलू खरीद को प्राथमिकता इसमें दी गई है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो डाटा था वह मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट था। ठीक। और अनुसंधान विकास में नवाचार के लिए आईडेक्स से संबंधित आप देख लेंगे। फिर भावी लक्ष्य क्या है? 2025 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन करना है, 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाना है इसको। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलता है अपने अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।